नमस्कार। आज की इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी, और आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जो लेख और अध्ययन सामग्री है ना, हम्म। वो देखने में भले ही एक संक्षिप्त दस्तावेज है, हाँ, एक छोटा दस्तावेज है। लेकिन इसके अंदर जो विचार छिपे हैं वे शिक्षा और मानव विकास को देखने का मतलब पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। एकदम सही। तो आज का हमारा विषय है पीएचडी स्तर के शोध का असली अर्थ और उसका वास्तविक महत्व। आज के इस विश्लेषण का उद्देश्य सिर्फ एक शैक्षणिक उपाधि हासिल करने के तकनीकी पहलुओं को जानना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारा मिशन ये गहराई से समझना है कि शिक्षा के क्षेत्र की इस सर्वोच्च मंजिल तक पहुंचने की असली प्रक्रिया क्या होती है। जी, और यह भी कि यह कठिन रास्ता एक इंसान को अंदर से कैसे बदल कर रख देता है। हाँ, तो चलिए इस विषय की परतों को थोड़ा खोल के समझते हैं। जी समाज में अक्सर एक बहुत ही आम धारणा देखने को मिलती है। हाँ, एक गलतफहमी कह सकते हैं इसे। बिल्कुल। लोग स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और अंत में पीएचडी को बस एक ही कतार में रखकर देखते हैं। एक निरंतर प्रक्रिया की तरह। हाँ, जैसे ये भी बस कुछ और साल कॉलेज जाने, कुछ मोटी मोटी किताबें पढ़ने, एक बहुत ही कठिन परीक्षा देने और अंत में एक बड़ा सा प्रमाण पत्र घर ले आने का नाम हो। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है, और सच कहा जाए तो यहीं से सबसे बड़ी भ्रांति की शुरुआत होती है। मतलब लोग इसे सिर्फ एक और डिग्री मान लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम आज के इस अध्ययन के आधार पर बात करें तो इस उपाधि का शाब्दिक अर्थ है दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट। ये कोई आम शैक्षणिक पड़ाव नहीं है। तो ये क्या है? किसी भी विषय या क्षेत्र में ये सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि मानी जाती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रक्रिया सिर्फ कक्षाओं में बैठकर पुराने नोट्स याद करने के बारे में नहीं है, या किसी शिक्षक के व्याख्यान को सुनकर उसे परीक्षा की कॉपी पर उतार देने के बारे में भी नहीं। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति शिक्षा के इस उच्चतम स्तर तक पहुंचता है तो उससे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो सिर्फ उस ज्ञान को ग्रहण करे जो सदियों से दुनिया में पहले से मौजूद है। तो फिर असल अपेक्षा क्या होती है? इसके बजाय इस पूरी उपाधि का मूल आधार मौलिक शोध पर टिका होता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मौलिक शोध यानी कुछ अपना, कुछ नया? जी, ये वो मोड़ है जहां एक विद्यार्थी जो अब तक सिर्फ ज्ञान का उपभोक्ता था, जो दूसरों की लिखी बातें पढ़ रहा था, वो अब खुद ज्ञान का निर्माता बनने की दिशा में कदम बढ़ाता है। बिल्कुल। ज्ञान का उपभोक्ता से ज्ञान का निर्माता बनना। ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन क्या यह सफर इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इस मौलिक शोध के असली अर्थ को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। ज्ञान के भंडार में कुछ नया जोड़ने का आखिर व्यावहारिक मतलब क्या होता है? इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर इसे एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान एक बहुत ही विशाल, सदियों पुरानी बनी हुई इमारत है। एक बहुत बड़ी इमारत। अब तक की सामान्य शिक्षा में विद्यार्थी इस विशाल इमारत के कमरों में घूमते हैं, देखते हैं कि दीवारें कैसे बनी हैं, खिड़कियां कहाँ हैं, और शायद ये गिनते हैं कि इसमें कितनी ईंटें लगी हैं। बिल्कुल। लेकिन मौलिक शोध का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी ईंटों को दोबारा गिना जाए या उन पुरानी ईंटों पर फिर से कोई नया रंग रोगन कर दिया जाए। हाँ, मौलिक शोध का अर्थ है इस विशाल ज्ञान की इमारत में अपनी मेहनत से बनाई गई एक बिल्कुल नई ईंट जोड़ना। एक ऐसी ईंट जो मानव इतिहास में पहले वहां कभी नहीं थी। सो इस इमारत को थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और विस्तृत या थोड़ा और मजबूत बनाती है। ज्ञान की इमारत और नई ईंट का ये उदाहरण इस पूरी जटिल प्रक्रिया के मर्म को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है ना? बिल्कुल। अध्ययन सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने पर यह बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि एक शोधार्थी का काम सिर्फ पुरानी जानकारी का एक नया सारांश बनाना नहीं है। मतलब पुरानी जानकारी को इकट्ठा करके उसे अच्छे शब्दों में लिख देना काफी नहीं है। जी नहीं, वो तो एक प्रकार की समीक्षा या रिपोर्ट हो सकती है, लेकिन वो मौलिक शोध के दायरे में नहीं आता। तो मौलिक शोध का कड़ा अर्थ क्या है? मौलिक शोध का वास्तविक अर्थ है दुनिया के सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करना जो पहले कभी उस रूप में नहीं कहा गया, या जिसका उस तरीके से कभी परीक्षण नहीं किया गया हो। हाँ, इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला, बिल्कुल नए विचार दुनिया के सामने रखना। दूसरा, पुराने आंकड़ों से नए निष्कर्ष निकालना। या तीसरा, किसी बहुत ही पुराने विषय पर एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना। मतलब
तथ्य वही पुराने हो सकते हैं। बिल्कुल। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि तथ्य और घटनाएं वही पुरानी होती हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया इतना नया और अलग होता है कि वो नजरिया अपने आप में एक नया ज्ञान बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई किसी ऐतिहासिक घटना पर बस एक लंबी सी किताब लिख दे जिसमें पहले से मौजूद 10 अलग-अलग किताबों की बातें हों, तो वो इस परिभाषा के हिसाब से मौलिक शोध नहीं है। क्योंकि उसमें वो नई ईंट या नया नजरिया नहीं है। एकदम सही। तो अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर इस नई ईंट को बनाने की या इस पूरी लंबी यात्रा की शुरुआत होती कहाँ से है? ये कोई ऐसा काम तो नहीं लगता कि बस कोई एक दिन सुबह सोकर उठा और उसने अचानक से कुछ नया खोज लिया। बिल्कुल नहीं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत ही व्यवस्थित, लंबी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो सबसे पहला कदम क्या होता है? हमारा आज का अध्ययन स्पष्ट रूप से बताता है कि इस यात्रा का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम एक स्पष्ट शोध समस्या की पहचान करना है। शोध समस्या सुनने में ये आसान लग सकता है, लेकिन अक्सर ये सबसे कठिन चरणों में से एक होता है। इसमें एक शोधार्थी को यह तय करना होता है कि वो वास्तव में किस विशिष्ट सवाल का जवाब खोजना चाहता है। और मुझे लगता है बात सिर्फ एक सवाल खोजने पर खत्म नहीं होती। बिल्कुल। पूरी दुनिया और अकादमिक जगत के सामने ये भी साबित करना होता है कि उस सवाल का असल महत्व क्या है। यानी दुनिया को, समाज को या विज्ञान को उस सवाल के जवाब की जरूरत ही क्यों है? एकदम सही। अगर शुरुआत में चुना गया सवाल ही दिशाहीन या अप्रासंगिक होगा, तो सालों की मेहनत के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं रह जाएगा। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि अगर यही नहीं पता कि यात्रा की मंजिल क्या है, तो कोई भी सड़क पकड़ लेने से इंसान कहीं पहुंच तो जाएगा, लेकिन शायद वहां नहीं जहां उसे होना चाहिए। बहुत सटीक तुलना है। तो जब एक बार वो बहुमूल्य सवाल मिल जाता है, वो शोध की समस्या पूरी तरह से तय हो जाती है, तो उसके बाद इस प्रक्रिया का अगला कदम क्या होता है? क्या सीधे प्रयोगशाला की तरफ भागना? यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सीधे प्रयोग शुरू करने से पहले एक बहुत ही अहम कदम आता है। वो क्या है? जिसे अकादमिक भाषा में पूर्व शोध का अध्ययन या साहित्य समीक्षा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू। ये चरण अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। अध्ययन के अनुसार इसमें शोधार्थी को अपने चुने हुए विषय पर पहले से किए गए दुनिया भर के शोधों का एक बहुत ही सघन और गहरा अध्ययन करना होता है। तो ये कोई सरसरी तौर पर कुछ प्रसिद्ध किताबें पलटने का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उस एक विशिष्ट विषय पर दुनिया के किसी भी कोने में पिछले कई दशकों में जितना भी काम हुआ है, जितने भी प्रमाणिक शोध पत्र छपे हैं, हाँ, उन सबको गहराई से पढ़ना, समझना और उनका विश्लेषण करना, ताकि वो सुनिश्चित कर सके कि दुनिया अब तक क्या-क्या जान चुकी है। बिल्कुल, ताकि वो अनजाने में उसी चीज को दोबारा न खोजने लगे जो पहले ही खोजी जा चुकी है। ओह, तो ये एक तरह से उस पूरे विषय का इतिहास और भूगोल एक साथ खंगालना हुआ? एकदम। और मुझे लगता है कि यहीं पर वो बहुत बड़ा ज्ञान का प्रकाश वाला पल आता है। वो कैसे? क्योंकि पूर्व शोध को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये रटना नहीं है कि बाकी विद्वानों ने क्या क्या लिखा है। हाँ, तो क्या है? बल्कि ये पता लगाना है कि मानवीय ज्ञान में अभी भी कहाँ कमी रह गई है, जिसे हम अक्सर ज्ञान का अभाव या नॉलेज गैप कहते हैं। बहुत ही उम्दा बात कही है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पुराना समुद्री खोजकर्ता कोई बहुत पुराना नक्शा देख रहा हो। एक नक्शा। वो खोजकर्ता नक्शा इसलिए नहीं देखता कि वो ये जान सके कि कौन से देश पहले से खोजे जा चुके हैं। वो नक्शा इसलिए देखता है ताकि वो ये जान सके कि नक्शे का कौन सा हिस्सा अभी भी बिल्कुल खाली है, जहां बस पानी ही पानी बना है और लिखा है यहाँ क्या है हमें नहीं पता। बिल्कुल, वो खाली जगह, वो अनखोजा हिस्सा ही ज्ञान का वो रिक्त स्थान है जहां एक शोधार्थी को अपनी नाव लेकर जाना होता है। पुराने नक्शे और समुद्री खोजकर्ता की ये तुलना इस पूरी प्रक्रिया के मर्म को बहुत ही सटीक तरीके से पकड़ती है ना? हाँ, क्योंकि जब तक वो खाली जगह नहीं मिलेगी तब तक मौलिक शोध की नींव रखी ही नहीं जा सकती। बिना खाली जगह के आप नई ईंट रखेंगे कहाँ? बिल्कुल सही। अब जब शोधार्थी ने वो रिक्त स्थान ढूंढ लिया है और उसका सवाल पूरी तरह से तय हो गया है, तो बारी आती है तीसरे अहम कदम की, जो है शोध पद्धति का चयन। हाँ, मेथोडोलॉजी। आज का ये अध्ययन इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक बार सवाल मिल जाने पर उसका जवाब कैसे ढूंढना है, ये तय करना बेहद महत्वपूर्ण है।
इसके लिए कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं? स्रोत सामग्री में कई विशिष्ट तरीकों का उल्लेख है, जैसे कि बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना यानी सर्वेस, लोगों से गहराई से साक्षात्कार लेना, किसी एक घटना का गहन केस स्टडी करना और आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण करना। और इनमें से कौन सा तरीका चुनना है, ये सवाल पर निर्भर करता है। पूरी तरह से। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि जवाब ढूंढने के लिए सही औजार चुनना कितना जरूरी है। जैसे एक बढ़ई आरी से पेच नहीं कर सकता और पेचकस से लकड़ी नहीं काट सकता। बहुत सही। अगर किसी शोधार्थी को ये जानना है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी किसी नई आर्थिक नीति के बारे में क्या सोचती है, तो शायद वो सर्वेक्षण का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे लाखों लोगों की राय का एक सामान्य पैटर्न चाहिए। लेकिन अगर किसी को यह समझना है कि उसी नीति ने किसी एक खास परिवार की जिंदगी को भावनात्मक रूप से कैसे बदल दिया, तो वहां सर्वेक्षण काम नहीं आएगा। उसके लिए उसे गहन केस स्टडी या साक्षात्कारों का सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हर औजार की अपनी ताकत और अपनी एक सीमा होती है, और अगर विषय ऐसा है जहां बहुत सारे जटिल आंकड़े मौजूद हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन के तापमान के आंकड़े, तो वहां सांख्यिकीय विश्लेषण सबसे कारगर औजार बन जाता है। बिल्कुल। शोध पद्धति का यह चयन ही ये सुनिश्चित करता है कि सालों बाद जो जवाब मिलेगा वो वैज्ञानिक रूप से वैध होगा। इसके बाद शायद डेटा जमा करने का काम आता है। हाँ, चौथी और पांचवें कदम। शोधार्थी इन चुनी हुई पद्धतियों का उपयोग करके तथ्य और आंकड़े जमा करता है और फिर उन जमा किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करता है। और यहीं पर शायद सबसे ज्यादा समय, ऊर्जा और पसीना लगता है। महीनों या कई बार सालों तक सिर्फ आंकड़े जमा करना, सैकड़ों लोगों से बात करना या बंद प्रयोगशालाओं में दिन रात काम करना, और फिर उन सभी बिखरे हुए आंकड़ों के आधार पर अपना अंतिम शोध प्रबंध यानी थीसिस तैयार करना। यह सच में इंसानी सहन शक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ये केवल समय लेने वाला काम नहीं लगता। नहीं, ये एक बहुत ही सख्त तार्किक ढांचा है। अंतिम शोध प्रबंध कोई साधारण निबंध नहीं होता। हाँ, ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें तार्किक रूप से साबित करना होता है कि क्या सवाल पूछा था, वो क्यों महत्वपूर्ण था, कौन सा तरीका अपनाया, क्या आंकड़े मिले और क्या नया निष्कर्ष निकला। हर एक दावे के पीछे मजबूत तर्क और प्रमाण होना चाहिए। अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो पूरा का पूरा शोध प्रबंध ही खारिज किया जा सकता है। हाँ, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और यहाँ पर वो मोड़ आता है जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। कौन सा मोड़? जब हम इस पूरी कठिन प्रक्रिया को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यह अध्ययन सामग्री सिर्फ एक अकादमिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है। जी। यह दरअसल एक इंसान के अंदर से पूरी तरह से बदल जाने, उसके निर्माण की बात कर रही है। ये इस पूरे विषय का सबसे गहरा और दार्शनिक पहलू है। कैसे? अध्ययन सामग्री में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ये शोध उपाधि सिर्फ एक शैक्षणिक योग्यता नहीं है, बल्कि ये इंसान के चरित्र के अंदर कई महत्वपूर्ण गुणों का निर्माण करती है, उन्हें आग में तपाकर निखारती है। बिल्कुल। इस दस्तावेज में मुख्य रूप से 4 प्रमुख गुणों पर चर्चा की गई है। पहला गुण है अपार धैर्य। धैर्य, ये तो इस प्रक्रिया को देखते हुए बहुत ही स्वाभाविक लगता है, क्योंकि ये कुछ हफ्तों का काम तो है नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। कभी कभी महीनों तक सही आंकड़े नहीं मिलते या सालों तक चलने वाले प्रयोग विफल हो जाते हैं। हाँ, और तब इंसान को शून्य से दोबारा शुरू करना पड़ता है। उस निराशा में हार न मानना बिना असीमित धैर्य के संभव ही नहीं है। तो ये यात्रा धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है आत्मानुशासन। आमतौर पर नौकरियों या कॉलेजों में एक तय समय सारणी होती है, कोई बताने वाला होता है। लेकिन मौलिक शोध में ऐसा नहीं होता। नहीं, इसके लिए एक पत्थर जैसी निरंतरता चाहिए। हर दिन खुद उठकर काम करना, बिना किसी बॉस के अपने आप को जवाबदेह बनाए रखना। ये स्व अनुशासन विरले ही लोगों में होता है। बिल्कुल। और तीसरा गुण जो इस अध्ययन में बताया गया है वो है आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। देखा जाए तो ये आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं। जब एक शोधार्थी स्थापित शोधों को पढ़ता है तो वो हर चीज पर सवाल पूछना सीखता है कि क्या ये आंकड़ा सचमुच सही है या क्या इसमें कोई पूर्वाग्रह है। हाँ, वो आंख मूंद कर विश्वास नहीं करता। ये आलोचनात्मक सोच सूचनाओं की बाढ़ में सही और गलत को पहचानने के लिए एक अचूक हथियार की तरह काम करती है। और चौथा गुण? चौथा और सबसे अहम गुण है एकेडमिक सत्यनिष्ठा और ईमानदारी। एकेडमिक ईमानदारी, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना, कोई शॉर्टकट ना अपनाना। बिल्कुल। इसे जोड़े तो ये वैसा ही है जैसे कोई मशहूर बावर्ची किसी दूसरे की बनाई बेहतरीन रेसिपी चुरा ले और उसे अपने नाम से परोसे। बहुत ही शानदार तुलना। वो बावर्ची मशहूर हो जाए लेकिन उसकी सत्यनिष्ठा शून्य है। एकेडमिक सत्यनिष्ठा का ठीक यही अर्थ है
कि अपने शोध को बिना किसी मिलावट के प्रस्तुत करना। अगर आंकड़े सोच के विपरीत आ रहे हैं तो उनमें हेरफेर ना करना। और किसी और के काम का उपयोग किया है तो उसे पूरा श्रेय देना। बिना चोरी किए सच प्रस्तुत करना। ये चारों गुण, धैर्य, स्व अनुशासन, आलोचनात्मक सोच और सत्यनिष्ठा, सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए नहीं बने हैं। ये समाज में एक बेहतर नागरिक और इंसान बनने के लिए सबसे बुनियादी गुण हैं। एकदम सही। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का एक अंतिम और ठोस सार निकालें तो वो क्या होना चाहिए? अगर इसे सारांशित किया जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि इस सर्वोच्च उपाधि को केवल डिग्री या नौकरी पाने की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। तो ये क्या है? ये वास्तव में ज्ञान सृजन की एक बहुत ही पवित्र यात्रा है, जो दुनिया के ज्ञान के भंडार को बढ़ाती है और इंसान को अंदर से बदल कर रख देती है। और शायद यही बात इसे सुनने वालों के लिए बेहद प्रासंगिक बना देती है। बिल्कुल। भले ही कोई कभी औपचारिक रूप से पीएचडी ना कर रहा हो, लेकिन एक सच्चे शोधार्थी की मानसिकता अपनाना हर किसी के जीवन को बेहतर बना सकता है। इंटरनेट पर आई चीजों को जस का तस मान लेने के बजाय आलोचनात्मक सोच रखना, सत्य की खोज में धैर्य बनाए रखना, और सबसे बढ़कर अपने आसपास मौजूद जानकारी के समुद्र में कमियों को पहचानने की मानसिकता रखना, ये सब बातें किसी को भी एक ज्यादा जागरूक इंसान बना सकती हैं। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे दुनिया को देखने पर समाज का शोर कम और सच्चाई ज्यादा स्पष्ट नजर आती है। बहुत ही सुंदर विचार। और आज की चर्चा के अंत में इसी विचार से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा जा सकता है। वो क्या? अगर एक शोधार्थी का काम दुनिया के ज्ञान के नक्शे में मौजूद उस खाली जगह को अपनी मौलिक सोच से भरना है, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने दैनिक जीवन में हमारी पुरानी मान्यताओं में ऐसे कौन से रिक्त स्थान हैं? बिल्कुल। ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमने बस समाज से सुनकर सच मान लिया है, जिन्हें हमने कभी तर्क की कसौटी पर परखा नहीं? वो कौन से खाली पन्ने हैं जिन्हें भरने के लिए हमें अपनी खुद की मौलिक सोच की आवश्यकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से जरूर पूछना चाहिए। ये निश्चित रूप से गहराई से चिंतन करने वाला विषय है। बिल्कुल। और इसी गहरे और विचारोत्तेजक मोड़ पर हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं पर संपन्न होती है। जी। ये पूरी उम्मीद है कि ज्ञान सृजन और मानव विकास की इस यात्रा के विश्लेषण ने सोचने के कुछ नए आयाम जरूर दिए होंगे। बिल्कुल दिए होंगे। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।